जय हिंद साथियों, कमल सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे कक्षा 10 का बोर्ड एग्ज़ाम और 12 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो विज्ञान का पेपर जस्ट आने ही वाला है। तो हम लोग चैप्टर ले रहे हैं वैद्युत, जो हमारे एग्ज़ाम में बस ऐसे विद्युत की परिभाषाएं, ओम का नियम और श्रेणी क्रम क्या होता है, सब छपने वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही आते हैं। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। ये क्या होता है, बस हम हमारे वीडियो का आप लोग देखते जाइए, बस देख कर चले जाइएगा। आप लोग के एग्ज़ाम में ये पक्का प्रश्न फंसेगा, कम से कम 4 या 5 नंबर का इसमें ओम का नियम आता है, विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, ये सब आपके एग्ज़ामों में आता है। तो हमारे वीडियो को देख के चले जाइए, फिर भी आप लोग 80 से 85% आपका आ जाएगा। तो अभी तक हमारे आप लोगों ने यदि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोज़ाना एक वीडियो मिलता रहेगा, जिससे आपके एग्ज़ाम के कवर हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत। विद्युत क्या होता है, हमारे एग्ज़ाम पूछता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। क्या पूछता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा क्या होती है, किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित होने की समय दर को कहते हैं वैद्युत धारा। क्या कहते हैं, किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित होने की समय दर को कहते हैं वैद्युत धारा। एक वर्ड आया है इसमें, आवेश। आवेश क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या इसको, चार्ज। ये चार्ज होता क्या है, दो इलेक्ट्रॉनों या दो प्रोटॉनों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करने वालों को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो यही आवेश जब किसी परिपथ में प्रवाहित किया जाता है, उस परिपथ में आवेश को प्रवाहित होने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं वैद्युत धारा। किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित होने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं वैद्युत धारा। यदि हम आवेश को Q से व्यक्त करें, किससे व्यक्त करें, Q से व्यक्त करें, और समय को स्मॉल t से व्यक्त करें, तो हमने अभी परिभाषा की आवेश को प्रवाहित होने में जितना समय लगता है उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर Q/T, क्या हो जाएगा, Q/T। I बराबर Q/T। हमेशा याद रखा जाता है कि जब किसी भी चीज़ को, किसी के सापेक्ष कोई चीज़ कार्य किया जाता है तो उस कार्य में समय जितना लगता है वही क्या, समय तो जरूर लगे, तो समय के सापेक्ष ही ज्ञात किया जाता है। तो किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित होने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं, आवेश को Q से व्यक्त करते हैं, समय को T से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से फार्मूला हमारा बन गया I बराबर Q/T। यहाँ से मात्रक निकाला जाए तो Q का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है मात्रक, कूलाम। Q का मात्रक होता है कूलाम, T का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहाँ से हम धारा का मात्रक क्या कह सकते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड। क्या कह सकते हैं, कूलाम प्रति सेकेंड कह सकते हैं। यदि इनसे हम एक वर्ड में कहें तो हम I का धारा एम्पियर भी कह सकते हैं। I का मात्रक क्या कह सकते हैं, एम्पियर भी कह सकते हैं। हमारे एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि I मतलब धारा का मात्रक क्या होता है। तो धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है और क्या होता है, एम्पियर भी होता है। तो ये हो गया हमारा वैद्युत धारा। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विभवांतर क्या होता है। क्या विभवांतर क्या होता है, विभवांतर की परिभाषा जानेंगे। फार्मूला नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं कि इससे सवाल पूछे जाएंगे। तो हम हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। यदि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम इससे संबंधित आंकिक प्रश्न कराने वाले हैं और भी प्रश्न कराने वाले हैं। जो आंकिक सीधा एक प्रश्न ऐसा है जो आपके एग्जाम में कम से कम 7 नंबर या 4 नंबर का पूछा जाता है, तो हर बार प्रतिवर्ष आता है। तो आप हमारे वीडियो को देखते जाइए। अगर आप लोग हमारे वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम जानते हैं विभवांतर क्या होता है। क्या विभवांतर,
विभवांतर क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। एक एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं? एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को कहते हैं विभवांतर। मतलब मान लेते हैं कोई एक ऐसे परिपथ है, यहाँ से एकांक धनात्मक आवेश को, ये हमें याद रखना होगा कि किसी जिस बिंदु से उठा रहे हैं और दूसरा बिंदु जहाँ तक ले जा रहे हैं, मतलब एक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। तो इसका फार्मूला बन जाता है, यदि विभवांतर को हम v से व्यक्त करें, काहे से? v से व्यक्त करें, और एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो जो किया गया कार्य है उसको हम w से व्यक्त करेंगे, क्यों? क्या है? कूलाम है। तो याद रखिएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और कूलाम आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। और इसको हम विभवांतर का मात्रक वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट भी होता है। तो याद रखिएगा, विभवांतर का मात्रक, यह तो एग्जाम में आ जाएगा कि विभवांतर का मात्रक वो विकल्प दे देगा कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन दे देगा, कई ऑप्शन। तो आप लोगों को वोल्ट ही पता होगा। तो वोल्ट अगर ना दिया हो ऑप्शन में, यदि ऑप्शन में दिया हो जूल प्रति कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम को हम टिक करेंगे, जूल प्रति कूलाम को टिक करेंगे। हम विभवांतर जान चुके हैं। अब विभव क्या होता है? विभव जो होता है, विभव क्या होता है? विभव, इसमें क्या होता है? अभी विभवांतर में क्या होता था कि एक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते थे? विभवांतर कहते थे। अब जो विभव होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। विभव में एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से, कहाँ से ला रहे हैं कोई पता नहीं, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव। मतलब कि इधर से हम ला रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन जिस बिंदु तक हम ले जा रहे हैं ये पता है। एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को कहते हैं विभव। क्या कहते हैं? विभव। इसका भी, विभव का भी मात्रक होता है वोल्ट, इसका भी फार्मूला होता है V/Q। हम अब जानेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम जो हमारे एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, ओम का नियम, या हमारे 10 का सिलेबस हो या 12 का सिलेबस हो या कोई भी कंपटीशन लेवल हो, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि ओम का नियम किससे किसके भी संबंध को व्यक्त करता है, या ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने एक नियम दिया जिसे कहा गया ओम का नियम। याद रख लीजिएगा, ओम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। यदि एग्जाम में पूछ ले कि ओम का पूरा नाम क्या है, तो ओम का पूरा नाम होता है जॉर्ज साइमन ओम। करते हैं ओम का नियम। हमारे हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो या इंटर का एग्ज़ाम हो, दोनों में पूछ लिया जाता है ओम का नियम। कम से कम ये 4 नंबर का आता है। ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम किसके संबंध को व्यक्त करता है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे कहा गया ओम का नियम। ये ओम का नियम होता क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई, मतलब सीधे सी बात करें उसके क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल की बात करें, जैसे उसके ताप, कह रहा है कि किसी का चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न हो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती है? विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर समझ लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या होता है, इसका फार्मूला लिखिए। तो सीधा सा लिखेंगे कि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात कह सकते हैं V अनुक्रमानुपाती I। क्या कह सकते हैं? V अनुक्रमानुपाती I। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई एक नियतांक निकलता है। तो V बराबर निकलता है R इंटू आई। क्या निकलता है? R इंटू आई। R जो है यहाँ पर क्या होता है? R एक नियतांक है जिसे कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो I इधर गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। तो कह सकते हैं R बराबर V बटे आई। क्या कहते हैं? R बटे V बटे आई। तो सीधा सा पूछ लेता है कि ओम का नियम किसके संबंध को व्यक्त करता है? तो ओम का नियम विभवांतर और धारा के संबंध को व्यक्त करता है। फिर कहता है कि ओम का सूत्र लिखिए, तो होता है ओम R बराबर V बटे आई। क्या कहते हैं? R बराबर V बटे आई। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। V क्या होता है? विभवांतर होता है। I क्या होती है? वैद्युत धारा होती है। तो यहाँ से हम प्रतिरोध का मात्रक निकालें तो क्या कह सकते हैं? प्रतिरोध का मात्रक होता है, V का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो हम प्रतिरोध का मात्रक क्या कह सकते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या कह सकते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर। यदि R का नाम और मात्रक यह होता है, क्या होता है? ओम। क्या होता है मात्रक? ओम भी होता है। जो वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, ओम के नाम पर ही इनका क्या रख दिया गया? मात्रक रख दिया गया। क्या कहते हैं? इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है। ओम को चाहे लिख दीजिए या फिर ओम का ऐसे चिन्ह भी बना देंगे, ऐसे जैसे बाल्टी का चूल्हा होता है या हेडफोन की तरह होता है, तो ये ओम का चिन्ह भी ऐसे होता है। तो इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये विशेषता आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि 100% ये संभावना होती है, संभावना है कि हमारे एग्जाम में ये ओम का नियम पूछा जाए। तो इसको सीधा याद कर लीजिएगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मात्रक याद कर लीजिएगा। एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होता है मात्रक? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। और इसका एक मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम भी इसका मात्रक होता है। ज़्यादातर ओम ही लिखा रहता है। तो यदि कभी कभी प्रश्नों में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आपको चेक करने के लिए एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर सेट बनाते हैं, वो आपको चेक करते हैं कि आप कितना पढ़े हैं। तो हमको उन जो एग्जामिनर जो होते हैं, जो पेपर सेट बनाने वाले होते हैं, उनके माइंड सेटअप को पढ़ना है। ये तो हम क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। और दूसरा मात्रक होता है ओम। क्या होता है दूसरा मात्रक? ओम होता है। ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? पहले हम जानते हैं कि ये प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है। हमें कभी कभी ऐसा पड़ जाता है कि कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ना पड़ जाता है। तो हम प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 7 नंबर का आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन को विस्तार रूप से प्राप्त कीजिए। क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन? यदि आपने कभी देखा हो डीजे या साउंड में कभी देखा हो, तो वहाँ
साउंडों को जोड़ा जाता है तो वहाँ साउंडों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये 7 नंबर का आता है हमारे एग्जाम में, चाहे हाई स्कूल का एग्जाम हो या बोर्ड 12 का एग्जाम हो, दोनों में पूछ लिया जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं, यदि कई प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो कहलाता है, क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। कैसे जोड़ते हैं, चलिए बात करते हैं। यदि मान लेते हैं ये कोई प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध ये है, ये हो गया तीसरा प्रतिरोध, हमने क्या कह लिया, तीसरा प्रतिरोध। पहले वाले प्रतिरोध का हम नाम दे देते हैं R1, दूसरे वाले प्रतिरोध का नाम देते हैं R2, तीसरे वाले प्रतिरोध का नाम दे देते हैं R3। क्या नाम दे देते हैं, R3। हमने ये 3 प्रतिरोध ले दिया, तो इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। यदि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, कौन सा सिरा, यदि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, कौन सा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, कौन सा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इस क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। फिर समझ लीजिए, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, कौन सा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, फिर कामा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। यदि इस क्रम में कई प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए, यदि हमें इसमें मान लेते हैं विभवांतर V1 है, इसमें विभवांतर V2 है, इसमें विभवांतर क्या है, V3 है। इसमें विभवांतर हमने मान लिया V1, इसमें V2, इसमें मान लिया V3। इसमें बहने वाली धारा क्या है, I है, बहने वाली धारा है I है। जैसे एग्जाम पूछ लेता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में किसका मान नहीं बदलता है, किसका मान नहीं बदलता है, तो धारा का मान नहीं बदलता है। तो चलिए हम बात करते हैं ओम के नियम से। किसके नियम से बात करते हैं, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या बात करते हैं भाई, ये वैज्ञानिक थे, ओम ने बताया था कि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती है। तो हमने क्या किया है, 3 प्रतिरोधों को जोड़ दिया है और उसमें बहने वाली धारा को I मान लिया है। विभवांतर पहले का क्या है, V1 है, पहले सिरों के बीच, दूसरे सिरों के बीच है V2, तीसरे सिरों के बीच है V3। तो हमारा ये बताया गया था कि V बराबर होता I इंटू आर। क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। तो हम बात करते हैं ओम के नियम से। तो पहले ओम के नियम से बात करेंगे तो V1 बराबर I इंटू R1, V1 बराबर I इंटू R1। हमने पहले बात कर चुके हैं कि इस जो भी ये श्रेणी क्रम संयोजन जोड़ा गया है इसमें धारा I का मान नहीं बदलता है, V का मान बदलता रहेगा। तो इसको कह लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या कह लेते हैं, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम V2 के लिए निकाल लेते हैं। V2 बराबर हो जाएगा IR2। क्या हो जाएगा, IR2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ V3 के लिए भी निकाल लेते हैं। V3 बराबर हो जाएगा IR3। क्या हो जाएगा, IR3। ये हो गया समीकरण 3। अब क्या कर लेते हैं, इसके बाद पहले के लिए हम निकाल लिए V1 बराबर I इंटू R1, समीकरण नंबर 1 मान लिया। V2 के लिए हम निकाल लिया V2 बराबर I इंटू R2। क्या कर लिया, V2 बराबर I इंटू R2, समीकरण नंबर 2 मान लिया। V3 के लिए हम निकाल लिया V3 बराबर I इंटू R3, समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब तीनों समीकरणों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2 प्लस समीकरण 3। हम तीनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं
तो V1 बराबर इधर वाला जोड़ लेते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या जोड़ लेते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इधर वाले का इधर वाले के साथ जोड़ लेते हैं IR1 प्लस IR2, IR1 प्लस IR2 IR3। हमने जोड़ लिया V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 IR2 IR3। तीनों समीकरणों को जोड़ लिया। तो इसमें अब करते क्या हैं, इधर अब जो ये हमने V1 V2 V3 लिया है, जितने भी विभवांतर हमने 3 विभवांतर लिया है, तो अब इस विभवांतरों तीनों विभवांतरों के बराबर एक विभवांतर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एक विभवांतर जोड़ देते हैं। चलिए एक विभवांतर जोड़ते हैं। यदि V बराबर V1 V2 प्लस V3, क्या मान लिया V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम इस V1 और V2 प्लस V3 की जगह हम कितना रख लेते हैं, V रख लेते हैं। जब V रख लेते हैं तो हो जाएगा IR1 IR2 प्लस I3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 4। अब हम फिर से क्या करते हैं, फिर से ओम का नियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फिर से ओम का नियम। पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। तो हम इस V की जगह क्या रख लेते हैं, I इंटू आर रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, I इंटू आर। तो चलिए यहाँ I इंटू आर रख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में IR1 IR2 प्लस IR3 होगा, IR3। इन तीनों में I कॉमन है। क्या कॉमन है, तीनों में I कॉमन है, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या बच जाएगा, IR बराबर बच जाएगा आपका, I कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से R बराबर हमें मिल जाएगा R1 R2 प्लस R3। क्या मिल जाएगा, I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से हम कह सकते हैं यदि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाए, कितने प्रतिरोधों को, 3 प्रतिरोधों का जोड़ा जाए, तो उनका योग एक समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। यदि हम यहाँ पर कितने प्रतिरोध जोड़े हैं, R1 R2 R3 प्रतिरोध जोड़े हैं। हम यदि 3 की जगह 4 जोड़ ले, 5 जोड़ ले, 10 जोड़ ले, और भी जितने भी जोड़ना चाहे तो हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R1 R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश। तो जितने भी प्रतिरोध आएंगे सबको हम ऐड करते चलेंगे। हमारे एग्जाम में ये 7 नंबर का आता है कि श्रेणी क्रम को निगमन कीजिए, श्रेणी क्रम का निगमन कीजिए। तो आप लोग इसको ज़रूर दोहरा लीजिएगा, हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो आज की क्लास बस इतनी। अभी यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक यू क्लास।